heavy nucleus of charge Ze, its distance of closest approach। देखो अगर कोई भी पार्टिकल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको रिलेट करोगे अगर इससे के जेड ई इंटू ई अपॉन में आर स्क्वायर से, है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच में आपका आर आ जाएगा। तो बताओ यहाँ पर अगर रिलेशन आपसे कह रहा है कि मास और रेडियस में क्या रिलेशन होगा, आपसे क्या बोला है, डिस्टेंस। अब देखो क्लोजेस्ट अप्रोच जब भी बोलेगा तो आर स्क्वायर मत करना, आर होता है फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन, तो आर और एम में रिलेशन खोजना है। तो एम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन आपसे बोला है आर क्या होगा, तो आर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सबको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताओ, पढ़ो एक बार। क्वेश्चन बहुत टाइपिंग मिस्टेक कर रहा है। यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर होना चाहिए, हाफ एम वी स्क्वायर एज ए हेवी न्यूक्लियर टारगेट चार्ज जेड, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोज, फिर वही आ गया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। यहाँ थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर। तो यहाँ पर कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में देखो वेलोसिटी से भी रिलेट किया है ना। तो अगर वेलोसिटी से रिलेट किया है, यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ v की पावर 4 था, तो v की पावर 4 अगर स्क्वायर था तभी भी ये भी हो सकता था, क्योंकि v स्क्वायर का डायरेक्टली रिलेशन था 1/r से। तो यहाँ से r बराबर क्या हो जाता है, 1/v स्क्वायर। यहाँ v की पावर 4 है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 1/v स्क्वायर भी हो सकता था, लेकिन वहाँ टाइपिंग मिस्टेक था, वहाँ 1/v की पावर 4 था। क्यों 1/v स्क्वायर होता, समझ रहे हो। अगर मास और आर का रिलेशन है तो मास और आर को लोगे तो मास क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m होगा, तो सी तो होगा ही। अगर यहाँ स्क्वायर रहता 1/v स्क्वायर, तो रिलेशन निकालो। रिलेशन कैसे निकालोगे, v स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो आर क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर हो जाता। तो ये भी पॉसिबल था, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, v की पावर 4 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बताओ। अगर यहाँ पर आर वेक्टर नहीं दिया रहता, पूरा आंसर समझना, नीट का ही क्वेश्चन है। अगर आर वेक्टर नहीं दिया रहता, आर कैप दिया रहता, तब ये आंसर ना हो के ये हो जाता। लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो वेक्टर फॉर्म में याद रखना नीचे r की पावर 3 ही आता है। अगर वेक्टर से फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ पढ़े होगे तो r की पावर 3 नीचे आता है, तो यहाँ r वेक्टर के फॉर्म में है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर r कैप लगाता तो r कैप के केस में आपका के ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो ये क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर बताइए। फॉर्मूला लिख ले रहा हूँ, v बराबर होता है c अपॉन में 137 इंटू z/n होता है। ठीक है, z/n। देखो v बराबर क्या है, c अपॉन में 137 इंटू z/n। एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एटम। तो सब लोग जानते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितना लेना होता, 1 लेना होता। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट, यानी n की वैल्यू कितना दे रखा है, 4। अब आंसर बता दो, और कोई बताओ, सबको चमक रहा है, यानी ऑप्शन डी आएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, c अपॉन में 137 इंटू जेड की जगह 1, n की जगह 4 रखोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो यही डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यानी c अपॉन में कितना हो जाएगा, 548। किसी को डाउट है इसमें, तो आपको याद क्या रखना है, v बराबर c अपॉन में 137 इंटू z/n याद रखना है। हाइड्रोजन एटम बोला इसलिए z की जगह 1, n था फोर्थ ऑर्बिट इसलिए n की जगह 4 रख के कर दिया। नीट 2003 का क्वेश्चन था। ठीक है, नीट 2003 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पढ़ो कि क्या रहा है। अभी वेलोसिटी का फॉर्मूला याद करवाया था, क्या था वेलोसिटी का फॉर्मूला, कोई देख के ही बताओ। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, देखो अभी vn बराबर क्या लिखवाया था, 2.2 इंटू 10 की पावर 6, यानी vn बराबर क्या हो जाएगा, बोलो क्या लिखवाया था, 2.2 इंटू 10 की पावर 6। आगे कुछ था, z अपॉन में n, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, z अपॉन में n। यही पूछेगा नीट, और क्या करेगा। अब ये भी नहीं करके आओगे तो कैसे फिजिक्स में स्कोर करोगे।
अब पढ़ो, सब चीज दे रखा होगा, जेड भी दे रखा होगा, एन भी दे रखा होगा। आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है। बोलो बोलो। दिल्ली, ए ठीक है, और कोई? दिल्ली ठीक है। आपसे बोला है कंसीडर थर्ड ऑर्बिट, तो एन की वैल्यू कितना दे दिया बता दो मेरे को, सब लोग बताओ। 3। हीलियम, हीलियम का जेड कितना होता है? अरे इतना तो केमिस्ट्री आता ही होगा। हीलियम का जेड कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम यानी 2 रख दो, जेड बाई एन यानी ये हो जाएगा 2.2 इंटू 10 की पावर 6। जेड की जगह में क्या रखूंगा? 2, एन की जगह में क्या रखूंगा? 3। सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा होगा, यानी ऑप्शन डी आएगा 1.46 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। 2015 नीट का क्वेश्चन है। बताओ ये क्वेश्चन टफ है? अरे मैं तो कह रहा हूं कि तुम लोग ना एटम, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर, ये 3-4 चैप्टर अच्छे से कर लो, अगर कुछ नहीं आता है तो। देखो तुम्हारे खुशी में ही मेरा खुशी है। तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे तो मैं भी थोड़ा देर के लिए खुश हो जाऊंगा, और नंबर गंदे आएंगे तो तुम दुखी होगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूं अभी भी मौका है, 15 अप्रैल है, 15 से 16 दिन और है। तो इस क्वेश्चन में Vn का फॉर्मूला याद कर लोगे, जेड बाई एन, और आपको क्वेश्चन में जेड और एन दिया रहेगा, रख के निकाल लोगे। देखो कितना हेल्प किया है। अगर किसी को पता नहीं है कि जेड कितना होगा तो उसने इतना भी हिंट दे दिया है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उसने के की वैल्यू दे दिया है और प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दिया है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में किसी को डाउट है? यानी इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6 क्या कौन सा आंसर आएगा? 1.46 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कोई बताइए, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पढ़ो एक बार। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? एन की वैल्यू 2 दे रखा है। रेडियस ऑफ द बोर्स रेडियस, यानी आर बराबर क्या जानते हो? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के। तो आर एन की जगह 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। बहुत ही अच्छा, लाजवाब, शानदार। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? रेडियस और एन में याद रखिएगा। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एन स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है एन की वैल्यू 2 लेना है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट का मतलब एन की वैल्यू 1 होता है। अगर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो एन की वैल्यू क्या लेते? 3। अगर 5 एक्साइटेड स्टेट बोलता है तो एन की वैल्यू क्या लेते? 1 बढ़ा देना। जितना एक्साइटेड स्टेट होगा उसमें 1 एक्साइट होकर बढ़ा देना कि 1 बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये N1 है, ये N2 है, ये N1 है, ये N2 है। ये सही टाइपिंग किया है, ये N1 है और ये N2 है। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और पढ़िए इसको। अच्छा, अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन करवाया था 1997 का नीट का क्वेश्चन था। ये अभी जो करवाऊंगा ये नीट 2013 का क्वेश्चन है, ये वाला। पढ़ो एक बार। हाँ, तो दिल्ली इज द राइट आंसर। लॉजिक सुनो क्या होगा। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक ए ट्रांजिशन N1 से N2 वेयर N1 एंड N2 आर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द 2 स्टेट एज्यूमिंग बोर्स मॉडल टू वैलिड द टाइम पीरियड। आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रिलेशन एन के साथ क्या था बताओ? टाइम पीरियड का रिलेशन एन के साथ क्या था? यानी टी स्क्वायर बराबर क्या था? एन की पावर 3 था। नहीं, टी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ टी क्या था? एन की पावर 3 था। यही था ना। अब देखो, मान लो कि ये T1 है, ये क्या है? N1 है। तो अगर मैं टाइम पीरियड का रेशियो लूंगा T2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? N2 की पावर 3। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि T1 बाई T2 डायरेक्ट बराबर क्या हो जाएगा? अभी प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दो तो N1 बाई N2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। अब आगे पढ़ो। ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द इनिशियल स्टेट इज 8 टाइम्स। मतलब जो टाइम पीरियड T1 है वो कितने टाइम्स है? 8 टाइम्स है, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन का। तो T1 बराबर आपको खोजना है कि 8 टाइम्स T2 कैसे आएगा। तो आप सबकी वैल्यू उठा के डालो, यानी यहां पर 8 आने का मतलब क्या होगा? N1 बाई N2 का रेशियो क्या आना होगा? अरे किसकी पावर 3 8 होता है? 2 की पावर 3 8 होता है। तो मतलब N1 बाई N2 हमारा कट कटा के 2 आना चाहिए।
तभी तो 2 की पावर 3 8 आएगा, तभी तो 2 की पावर 3 क्या आएगा 8 आएगा। तो अगर मैं n1 की जगह 6 रखता हूं, समझो n1 की जगह मैं 6 रखता हूं और n2 की जगह मैं 2 रखता हूं, तो 6/2 कितना आ गया 3 आ गया। और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, तो होगा नहीं, उसने बोला था 8 टाइम्स होना चाहिए। अब दूसरा रखो 8/1, 8 की पावर 3 बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 8 और 2 रखो कितना हो जाएगा 4, 4 की पावर 3 कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, यही रेशियो देगा 2, 4/2 रखोगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। कितना अच्छा क्वेश्चन था, यानी आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है याद रखना था, और जो चीज दिया था वो रख देना था। समझ में आया? तो टाइम पीरियड का रिलेशन n के पावर 3 से रिलेट करना था। किसी को कोई थोड़ा सा भी डाउट है तो बताओ। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि 27 टाइम्स किस ऑप्शन से होता टाइम पीरियड, तो क्या बताते? कौन सा ऑप्शन आ जाता? फिर ए हो जाता। समझ में आ गया? तो आप लोग अच्छे से समझ गए हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। कितना आसान क्वेश्चन है पता, ठीक है। दिल्ली इज द राइट आंसर। अभी बात इस पर एक क्वेश्चन ऊपर किए थे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था n², वही चीज पूछ लिया है। अब नीट आसान पेपर सेट करेगा तो ये भी डाल सकता है। ये नीट 1996 का क्वेश्चन है, बहुत पहले का क्वेश्चन है, पहले पेपर उतना हार्ड नहीं बनता था। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा n² हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कि जिससे पूछूंगा वही बताएगा, पहले पढ़ो एक बार। ये हुई ना बात, ऐसा रीजन देना होता है, बिल्कुल परफेक्ट रीजन दी हो। देखो इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम विल द रेडियस, रेडियस क्या होता है n²/z, यानी n यहाँ कांस्टेंट है, n बराबर तो 1 बोला है ना, तो n को कांस्टेंट बोला तो r कह रहा है मिनिमम कब होगा, तो r मिनिमम कब होगा, r मिनिमम होगा जब z क्या होगा मैक्सिमम होगा, z क्या होगा मैक्सिमम होगा। इस लॉजिक से पढ़ोगे तो नीट क्या जेई निकाल लोगे। आर मिनिमम कब होगा जब जेड मैक्सिमम होगा। अब ये तो पता है ना कि यहाँ पर लिथियम है, लिथियम का जेड कितना होता है 3, हाइड्रोजन का जेड कितना होता है 1, तो जिसका जेड ज्यादा उसका रेडियस कम, यानी इसी का ज्यादा है लिथियम का, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। ये रीजन देना था। समझ गए अल्तमस? रीजन समझे? क्या समझे? अरे मेरे को समझा दे, शर्मा मत। बोल कि सर जिसका जेड ज्यादा होगा ना उसका आर कम होगा। बोल तो एक बार। हाँ उसका आर कम होगा, बस यही बोलना था। समझ में आ गया? अच्छा अगर मैं बोलता है कि रेडियस मैक्सिमम कब होगा, अब बताओ इसका आंसर। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दिया, मिनिमम की जगह मैंने क्या कर दिया मैक्सिमम कर दिया, अब इसका आंसर बताओ। सी और डी, यानी ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन, हाँ दोनों आ जाता। तब आपको एक ऑप्शन में दिया रहता बोथ सी एंड डी, क्योंकि आप लोग जानते हैं ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का ही क्या है आइसोटोप है। आइसोटोप जानते ना, आइसोटोप क्या होता, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता और मास नंबर क्या होता अलग होता, वो न्यूक्लियस वाले चैप्टर में पढ़ लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, अब मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा राइट आंसर। अभी पढ़ाते वक्त ही मैंने बताया था, क्या बोला है मैग्नेटिक फील्ड, तो बी मैंने क्या बोला था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद कर लो n की पावर 5 होता है, देखना स्लाइड में होगा। तो 1/n की पावर 5 है, लेकिन इसको ऊपर ले जाओगे ना, तो ऊपर ले जाओगे तो पावर क्या हो जाएगा माइनस में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बॉम्बे हो जाएगा। समझ गए क्या? सब लोग समझ गए? अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, एक बार पढ़िएगा अच्छे से, पढ़ो होता है वो के को पूरा खोल के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। रिडबर्ग कांस्टेंट क्या होता है याद रखना। अगर रिडबर्ग कांस्टेंट की बात करता तो रिडबर्ग कांस्टेंट अप्रॉक्स में 912 एंगस्ट्रॉन देता या 911 एंगस्ट्रॉन देता, तो ये 1/r की वैल्यू दिया है। अच्छा 1/r की वैल्यू अगर देता, ये 1/r टाइपिंग ही गलत है, ठीक है, तो इसको छोड़ दो, इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि n = 5 पे आपका एनर्जी कितना होता है 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर ये है तो n की वैल्यू 5 होगी। तो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द एंगुलर मोमेंटम, l का फॉर्मूला क्या लिखवाया था NH/2π, तो बस n की जगह 5 रख देना था, 5h/2π। ये भी नीट का ही क्वेश्चन होगा, बता देता हूँ।
नीट 2007। ठीक है, अगर मान लो एनर्जी लेवल, इसलिए बोल रहा हूँ 1 से लेकर 5 तक याद रखना कि n इक्वल टू 1 पे क्या एनर्जी होगा, 2 पे क्या होगा, 3 पे क्या होगा, 4 पे क्या होगा और 5 पे क्या होगा। इतनी बातें याद रखना। इसमें किसी को डाउट है? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5h अपॉन में 2 पाई। समझ गए क्या? क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइएगा। पढ़ो एक बार, जिससे पूछूंगा वही बताएगा। पढ़ो। बोथ इंक्रीज, गलत। आपसे बोला है बोथ का डिक्रीज, गलत। रिश्ता हमेशा उल्टा होता है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ये इसी चैप्टर के लिए नहीं, पीछे जो चैप्टर पढ़े हो उसके लिए भी है। समझ गए क्या? अच्छे से समझ गए? ठीक है, तो 13 का आंसर हो गया। 14 का आंसर मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, बिना मेरे पूछे कोई आंसर इसका नहीं बताएगा। पढ़ो। हमेशा एनर्जी लेवल के लिए आपको ग्राउंड स्टेट से उठना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट से देखो 1 वाला जा रहा है, 2 वाला जा रहा है, 3 वाला जा रहा है, 4, 5, 6 में ग्राउंड स्टेट नहीं है, इसलिए आंसर इसका क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। मान लो कि इसको खसका के नीचे कर देता तो 4 भी हो जाता, 5 भी हो जाता और 6 भी हो जाता। इतनी बात सबको स्टेट से जाती है। तो यहाँ 1, 2, 3 ग्राउंड स्टेट पे था, इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 हुआ। और मैं बता रहा था कि अगर 4 को भी ग्राउंड स्टेट तक खींचता तब आंसर में 4 भी शामिल हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है, इसको करो। सब लोग कॉपी में करो, मैं देखूंगा कि आखिर आंसर कैसे निकाल रहे हो। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लेमडा, यहाँ बी लगा दिया, इसका मतलब बाल्मर समझना। के का मतलब मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब बाल्मर सीरीज आप लोग जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है? n की वैल्यू क्या लेना पड़ता? 2, यानी n1 की वैल्यू उसने क्या दे दिया है? 2 दे दिया है। और n2 की वैल्यू कौन बताएगा? यस, n2 क्या है? इन्फिनिटी है। यानी आपसे बोला है लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, यानी n2 की वैल्यू इसमें क्या रखना है? इन्फिनिटी। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो। तो 1 अपॉन में लेमडा बाल्मर बराबर के, यहाँ पर 1 अपॉन में n1 की जगह में क्या रखूंगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस n2 की जगह में क्या रखूंगा बताओ? इन्फिनिटी। यही रखूंगा ना, n2 की जगह में क्या रखूंगा? इन्फिनिटी। और ये क्या बनेगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो अगर इन्फिनिटी का स्क्वायर करूंगा तो अल्तमस क्या आएगा? इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है। वेरी गुड। तो 1/इन्फिनिटी क्या होगा? 1/इन्फिनिटी क्या होगा? 0। अरे 1/इन्फिनिटी का मतलब उसका उल्टा याद रखना। 1/इन्फिनिटी क्या होता है? 0। तो ये क्या हो गया? 0। ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो 1/लेमडा बाल्मर बराबर कितना आ गया? k/4। इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसने रेशियो पूछा था किसका? बाल्मर और लाइमन सीरीज का। अब लाइमन सीरीज कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अपॉन में लेमडा एल लगा दे रहा हूँ, तो के फार्मूला वही लगाओगे फिर से 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब बताओ लाइमन में n1 की वैल्यू क्या लेंगे? लाइमन सीरीज में n1 की वैल्यू क्या लेंगे? 1। और n2 की वैल्यू क्या लेंगे? इन्फिनिटी, क्योंकि इसने लास्ट बोला है। तो ये 1/लेमडा लाइमन क्या हो जाएगा? k अपॉन में 1। अब रेशियो लोगे तो जाहिर सी बात है 4 पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा? 4। इतना इसलिए समझाया हूं कि भले इसमें क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगला क्वेश्चन मैं खुद बोलूंगा, सब लोग लिखोगे, वो क्वेश्चन रहेगा नीट 2016 का। तो पहले बताओ ये बात सबको समझ में आ गई? बस जितना समझाना था मैंने समझा दिया। 12 मिनट का टाइम है, उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे।